बेवकूफ़ी और बहादुरी, ये दोनों शब्द एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इन दोनों की शक्लें आपस में इतनी मिलती-जुलती हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते कि इसमें से बेवकूफ़ी कौन-सी है और बहादुरी कौन-सी है। इनका पता कब चलता है? जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। आज ज़ेलेंस्की जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बहादुर इंसान है, तो आपकी गलती है, क्योंकि ये बहादुरी आखिरी बार जापान के सम्राट हिरोहितो ने दिखाई थी, जिसका नतीजा क्या निकला? 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें चली गईं और आज तक वहाँ की नस्लें अंधी-लूली पैदा होती हैं। कुछ सेकंड के अंदर हिरोशिमा नागासाकी में लोगों की सिर्फ परछाई बची थी, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उस समय भी वहाँ के तानाशाह को बहादुरी का नशा चढ़ा और वही सेम गलती आज ज़ेलेंस्की कर रहा है। दूसरों के बहकावे में आकर अभी तक लाखों लोगों की जान ले चुका है और लाखों लोगों की जान फिर से दांव पे लगा दी। और अब जो खेल ज़ेलेंस्की ने शुरू करा है, उसने वो रास्ता अपना लिया जहां पर पता नहीं यूक्रेन कब वर्ल्ड मैप से ही गायब हो जाए। जो हमला आज यूक्रेन ने रशिया पर करा है, यही सेम हमला 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका पे करा था, पर्ल हार्बर, अगर आप भूल गए हो, जिसमें अमेरिका के 2400 से ज्यादा जवानों की जान गई थी। जो अमेरिका तब तक वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था, मजबूरन उसे वर्ल्ड वॉर 2 में आना पड़ा। और किसकी वजह से? बेवजह की बहादुरी की वजह से। क्या रीजन था? क्योंकि हितो के सर पर एक भूत सवार था, जंग का। और पूरी दुनिया समझा रही थी जापान को कि सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। सरेंडर कब करा? जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक परमाणु बम मारा गया जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसमें तुरंत 70 से 80 हजार लोगों की डेड बॉडी कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका की तरफ से एक और परमाणु बम मारा गया जिसका नाम था फैटमैन। नागासाकी पर मारा गया ये परमाणु बम, जिसमें 35 से 40 हजार लोगों की जान तुरंत चली गई। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। तो उस सरेंडर से क्या फायदा जहां पर लाखों लोगों की जान चली गई? और आज सेम सिचुएशन यूक्रेन पैदा कर रहा है दुनिया के सामने। रशिया के पास आज इतने परमाणु बम हैं कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और उस देश में 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर ये हमले, आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक दिशा में लेकर जा रहा है दुनिया को? इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्या यूक्रेन ने कभी सोचा है? क्योंकि इतिहास अगर अमेरिका का है तो इतिहास फिर रशिया का भी है। और इन हमलों से रशिया का भी सरेंडर करेगा, ये भी कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक इंसान है ज़ेलेंस्की, जो लाखों लोगों की जान ले चुका है और लाखों लोगों को और उसने खतरे में डाल दिया। इस हरकत को सिर्फ बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है। इसलिए जो लोग ज़ेलेंस्की को बहादुर कह रहे हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। 1 जून 2025 को ट्रक के अंदर छुपाकर ड्रोनों को रशिया के अंदर ले जाया गया और रशिया में 4000 किलोमीटर दूर तक ये हमले करे गए, जिसमें अभी तक रशिया के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट हो चुके हैं। और इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया है? स्पाइडर वेव। इस ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल से यूक्रेन कर रहा था। अब सबसे खराब परिस्थिति को मान लेते हैं कि सारे देश मिलकर रशिया पर अटैक कर देते हैं और रशिया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि रशिया हार जाएगा? आपको पता है रशिया का डिफेंस सिस्टम, आपने सुना है पेरीमीटर नाम का एक टेक्नोलॉजी रशिया के पास है, जिसमें अगर बाकी देश मिलकर रशिया पर अटैक कर देते हैं और उनका जो वॉर कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखे गए हैं वहां से वो सेंसर की मदद से उस हेडक्वार्टर पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में वो न्यूक्लियर मिसाइल खुद एक्टिवेट हो जाएंगी और पूरी दुनिया में सिर्फ न्यूक्लियर हमले ही होंगे, वो भी ऑटोमेटिक। तो अगर आपको लगता है किसी भी परिस्थिति में लोग रशिया को खत्म कर दें, बाकी देश मिलकर रशिया को पूरी तरह से खत्म कर दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और आज करोड़ों लोगों की जान उसने दांव पर लगा दी है। बाकी आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और बाकी नेटो देश मिलकर रशिया से सरेंडर करा लेंगे, या फिर अमेरिका जो पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है वो रशिया को नीचे गिरा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।